नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर सिंह वाईफाई सेवा में आपका फिर से स्वागत। बायोलॉजी के पार्ट में बात हुई थी अपने संतुलित भोजन के बारे में। हमारा टॉपिक हो चुका था, विटामिन्स हो गए थे कंप्लीट, प्रोटीन हो गया था, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया और एक बच गया खनिज लवण मिनरल्स के बारे में। ये हमारे शरीर के अंदर ऐसे अकार्बनिक तत्व हैं जिनको हम तत्व के रूप में नहीं खाते हैं, इनको किसी न किसी यौगिक के रूप में खाते हैं और हमारे शरीर में जाने के बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है इनके। जो हमारे 8-10 प्रकार के जो मिनरल्स होते हैं जिनको हम खनिज तत्व जो पाए जाने वाले जो खेतों में गाजर, मूली, सब्जी आदि के माध्यम से हमारी बॉडी में प्रवेश करते हैं और शरीर के निर्माण के लिए, शरीर की मेटाबॉलिक दर के लिए, शरीर की जितने भी श्वसन क्रिया है, श्वसन दर है, आपके हृदय की धड़कन है, इन पर नियंत्रण रखने का मुख्य काम किसका होता है? खनिज लवणों का होता है। अब क्या क्या खनिज लवण होते हैं उनकी चर्चा करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। तो बात चल रही थी आज दोस्तों खनिज लवण के बारे में, यानी मिनरल साल्ट के बारे में। क्या होते हैं मिनरल साल्ट? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनको हम किसके माध्यम से खाते हैं? भोजन के माध्यम से। तो भोजन के ऐसे अकार्बनिक घटक जो शरीर की उपचाई क्रियाएं, इसका मतलब हो गया कि शरीर की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में क्या क्या आता है? एक तो देखो श्वसन दर, एक आता है हृदय की धड़कन, ठीक है। ये सारी बातें किस में आती है? श्वसन दर में आती है, ठीक है दोस्तों। इन पे कंट्रोल किसका होता है? खनिज लवणों का होता है। खनिज लवण वो होते हैं जो मेटाबॉलिक दर एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? खनिज लवण कहलाते हैं। अगली बात, ये शरीर में तत्व के रूप में नहीं खाए जाते हैं, यानी तत्व के रूप में इनको ग्रहण नहीं करते हैं। तो बताओ किसके रूप में करेंगे? किसी न किसी माध्यम में, यानी यौगिक के रूप में। तत्व से मिलकर किसका निर्माण होता है? यौगिक का निर्माण होता है। अगली बात, जिनको हम भोजन के माध्यम से यौगिक के रूप में खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? खनिज लवण कहलाते हैं। और हमारे शरीर में जो पाए जाने वाले या जिनको किसी भी भोजन के माध्यम से हम ग्रहण करते हैं तो वो खनिज लवण कौन कौन से होते हैं? मुख्य रूप से खनिज लवणों के प्रकार 8-10 प्रकार है। मुख्य बात करेंगे। एक तो देखो कैल्शियम, सबसे बेस्ट जरूरी क्या होता है? कैल्शियम हड्डियों के निर्माण के लिए। आपके शरीर में कई सारे अंग जैसे दांत है, हड्डियां हैं, इनमें निर्माण में सबसे मुख्य काम किसका होता है? कैल्शियम का। कैल्शियम दूध में पाया जाता है, आपके फलों में पाया जाता है, सब्जियों में पाया जाता है, अनाजों में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगली बात करते हैं फास्फोरस, यह भी हमारे शरीर में महत्वपूर्ण है। अगली बात आती है पोटेशियम। किसकी बात आती है? पोटेशियम। अगली बात करते हैं लोहे की। हम रक्त में पाया कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा। अगली बात आती है सोडियम की। अगली बात आती है तांबे की। फिर आता है आयोडीन, फिर आता है क्लोरीन, फिर आता है कोबाल्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे तत्व यौगिक के रूप में जब हम भोजन के माध्यम से ग्रहण करते हैं वो हमारे शरीर में जाकर हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं, वो खनिज लवण कहलाते हैं। खनिज लवणों के अंदर क्या क्या चीज़ आती है? कैल्शियम आता है, फास्फोरस आता है, पोटेशियम आता है, लोहा आता है, सोडियम आता है, तांबा आता है, आयोडीन आता है, क्लोरीन आता है और कोबाल्ट आता है, ठीक है। अब बात करते हैं ज़्यादा डीपली, जिसके अंदर बात आती है नंबर 1 लेते हैं कैल्शियम, फिर पढ़ेंगे फास्फोरस, फिर पढ़ेंगे पोटेशियम, फिर पढ़ेंगे लोहा, फिर पढ़ेंगे सोडियम, फिर पढ़ेंगे तांबा, फिर पढ़ेंगे आयोडीन, क्लोरीन और कोबाल्ट। आपके विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है। आपके जो थायराइड ग्रंथि के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन होता है, थायरोक्सिन हार्मोन में 65% क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। तांबा भी जरूरी होता है। तांबे के बर्तन के अंदर रात को पानी रख के सुबह पिएंगे तो हमारे शरीर के जो जितनी भी पाचन क्रियाएं होती है वो एकदम स्वस्थ रहती है। सोडियम जरूरी है, अंडे में सोडियम पाया जाता है, ठीक है। लोहा तो जरूरी है ही क्योंकि रक्त के निर्माण में सहायक है ये। आपके जो लोहा होता है वो हमारे शरीर में जो RBC होता है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बना होता है? हीम नाम का रंजक यानी फेरस F2 से, और ग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है। पोटेशियम जरूरी है। हमारे शरीर के हृदय पर नियंत्रण किसका होता है? पोटेशियम का होता है। फास्फोरस भी जरूरी है और कैल्शियम भी जरूरी है। हड्डियों का निर्माण फास्फोरस से होता है। फास्फोरस और कैल्शियम दोनों से हड्डियां व दांतों का निर्माण होता है, ठीक है। तो नंबर 1 लेते हैं कैल्शियम। कैल्शियम की चर्चा करते हैं सबसे पहले। खनिज लवण पढ़े थे, खनिज लवण में नंबर 1 लेते हैं कैल्शियम।
नंबर 1 कैल्शियम। खनिज लवणों में सबसे महत्वपूर्ण कैल्शियम है। ठीक, बात चल रही थी अपने कैल्शियम के बारे में। तो कैल्शियम हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कैल्शियम में हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है कंकाल तंत्र, जिससे हमारी बॉडी बनी हुई होती है। ठीक है दोस्तों, हमारे शरीर में कुल 639 मांसपेशियाँ होती है, 24 पसलियाँ होती है और 206 हड्डियाँ होती है। ठीक है, जो कंकाल तंत्र है वो पूरा ही निर्माण कैल्शियम और फॉस्फोरस का बना होता है। कैल्शियम हमें दूध से मिलेगा, अंडे से मिलेगा, हरी सब्जियों में से मिलेगा, गाजर से मिलेगा। ठीक है, हमारे शरीर में अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हड्डियां कमज़ोर हो जाएगी, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, हड्डियों में छेद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात होती है कि कैल्शियम होता क्या चीज़ है, बोर्ड पे ध्यान देना। तो देखो कैल्शियम इसका मुख्य कार्य तो होता है कंकाल तंत्र को बनाना। पहला काम तो क्या हो गया, कंकाल तंत्र को बनाना। दूसरी बात, रक्त का थक्का जमाना। रक्त का थक्का जमाने में देखो क्या क्या सहायक है। एक तो विटामिन के, इसके अलावा प्लेटलेट्स, इनका भी काम क्या है, रक्त का थक्का जमाना। इसके अलावा प्लाज्मा में पाए जाने वाला जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है, वो चोट लगने पर रक्त शरीर से बाहर आता है, उस समय रक्त का थक्का जमाता है। तो रक्त का थक्का जमाने का काम भी किसका है, कैल्शियम का काम होता है। हमारे शरीर के जो तंत्रिकाएं होती है, नर्वस सिस्टम, उसको उत्तेजित करने का काम भी किसका होता है, कैल्शियम का होता है। अगली बात, हड्डियां व दांत होते हैं, हड्डियां और दांत होते हैं वो कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं, यानी कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। अगली बात, कैल्शियम हमें किन किन चीज़ों से मिलेगा, तो स्रोत देखो, पहला सबसे बेस्ट अच्छा स्रोत होता है दूध। दूध में अच्छी मात्रा में क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है। अगली बात, दूसरा आता है घी। घी के अंदर चिकनाई तो होती है और इसमें क्या होता है, कैल्शियम भी होता है। अंडा, संतरा, गाजर, हरी सब्जियां, फल फ्रूट आदि। इनके अलावा देखो बकरी के दूध में अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है, ठीक है ना। इसके अलावा जब हमारे शरीर को लग जाती है तो प्लास्टोपेरिस किया जाता है। प्लास्टोपेरिस क्या करता है कि जिस हिस्से में हमारे को फ्रैक्चर हुआ है, उस फ्रैक्चर में लगे हुए भाग पे जब हम दूध पीते हैं या संतुलित भोजन करते हैं या हम मिनरल्स खाते हैं, तो उस टूटे हुए भाग पे या फ्रैक्चर भाग के ऊपर छोटे छोटे कैल्शियम के कण जमना शुरू हो जाएंगे और आपके 21 दिन, महीने भर या 45 दिन, 2 महीने बाद में जो फ्रैक्चर वाला भाग है वो भर जाएगा, यानी कैल्शियम से उसकी पूर्ति हो जाएगी और आपका हाथ पैर जो भी हिस्सा डैमेज या फ्रैक्चर हो चुका है वो सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज आती है कि कैल्शियम नहीं खाएंगे तो शरीर में क्या क्या रोग हो जाएंगे। तो पहली बात है कंकाल का निर्माण होता है, कैल्शियम नहीं खाएंगे तो कंकाल का विकास सही ढंग से नहीं होगा। अगली बात, ओस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। ओस्टियोपोरोसिस होता है क्या है, हड्डियां कमजोर। ओस्टियोपोरोसिस को किसको बोलते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाएगी। ठीक है। अगली बात, हड्डियों के अंदर क्या आ जाएंगे, छेद हो जाएंगे। हड्डियों में छेद हो जाएंगे जिसकी वजह से हमारी हड्डियां सही ढंग से काम नहीं करती। अगली बात करते हैं, फास्फोरस लेते हैं। जैसा कि कैल्शियम ने काम किया था उसी प्रकार हमारे शरीर में फास्फोरस काम करता है। जो हमारे शरीर में जो कंकाल तंत्र होता है उसके निर्माण में सहायक होता है, हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है और आपके रक्त के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, बात चल रही कंकाल के बारे में। तो देखो फास्फोरस हमारे कंकाल के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण काम है इसका। जैसा कि कैल्शियम का था वही कैल्शियम का काम और फास्फोरस का काम एक जैसा ही है। अगली बात, रक्त का निर्माण और दांतों का निर्माण। दांत किसके बने होते हैं, कैल्शियम फास्फोरस के बने होते हैं। और रक्त के निर्माण में भी किसका सहायक है, कैल्शियम और फास्फोरस का सहायक है। कंकाल तंत्र किसका बना हुआ होता है, फास्फोरस और कैल्शियम का बना होता है। अगली बात, सबसे बेस्ट बात यह है कि इसमें जो फैट होती है हमारी बॉडी के अंदर, वसा होती है, उसका उपापचय करने पर उसका नियंत्रण किसका होता है, फास्फोरस का होता है। ये हमारे शरीर का जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं उनके निर्माण में सहायक होते हैं। अभी न्यूक्लिक अम्ल के क्या होते हैं, देखो हमारे शरीर में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। एक होते हैं राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, एक होता है डिऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल, यानी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल और डिऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, ये हमारे शरीर में क्या होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल। अगली बात, प्रोटीन के निर्माण में भी सहायक, क्योंकि देखो प्रोटीन की इतनी चीजों से मिलकर होती है। प्रोटीन के अंदर देखो आपके ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है,
फास्फोरस होता है, सल्फर होता है, हाइड्रोजन होता है। इसका मतलब आपके फास्फोरस भी क्या करता है, प्रोटीन के निर्माण में सहयोग होता है। किन किन चीजों में हमें फास्फोरस मिलेगा, तो देखो दूध में अच्छी मात्रा में फास्फोरस होता है, अंडे में होता है, मछली में होता है, सब्जी में होता है और अन्य अनाज में भी होता है। कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, तो दांत किसके बने होते हैं, फास्फोरस के। और अगर हमारे फास्फोरस की कमी हो जाएगी तो सबसे जो मेन रोग होता है दांतों के मसूड़े कमजोर हो जाएंगे। दांतों के मसूड़े कमजोर आपके विटामिन सी की कमी से भी होते हैं और आपके फास्फोरस की कमी से भी मसूड़े कमजोर हो जाएंगे। दूसरी बात, हड्डियां कमजोर हो जाएगी। हड्डियां इसलिए कमजोर हो जाएगी, हड्डियां बनी किसकी होती है, फास्फोरस की बनी होती है, इसलिए हड्डियां भी क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएंगी। अगला लेते हैं, इसके बाद अगली बात करते हैं पोटेशियम की। हमने कैल्शियम पढ़ लिया, फास्फोरस पढ़ लिया और आज बात करेंगे आगे नंबर 3 पोटेशियम। पोटेशियम क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो प्राशरण दाब होता है उस पर नियंत्रण करता है, तो हमारी ये भी जरूरी चीज है। पोटेशियम की कमी से हमारे शरीर के अंदर हार्ट पे कंट्रोल नहीं होगा, हमारी हार्ट की धड़कन, हार्ट बीट होती है, उस पर कंट्रोल भी कौन करता है, पेसमेकर करता है। लेकिन अगर योगी की बात करें या किसी खनिज लवण की बात करें, मिनरल्स की बात करेंगे तो पोटेशियम होता है। ठीक है, ध्यान देते हैं अगली बात की तरफ। देखो पोटेशियम ये हमारे शरीर में प्राशरण दाब पे नियंत्रित करता है। इस पे दाब होता है, प्राशरण दाब पे नियंत्रित करता है। अगली बात, पोटेशियम की कमी से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग हो जाते हैं, तो सबसे पहला रोग होता है मस्तिष्क का संतुलन खराब हो जाएगा। जिस व्यक्ति के अंदर मस्तिष्क का संतुलन खराब हो जाएगा वो मानसिक रोगी हो जाएगा। ठीक है, हृदय भी सही ढंग से काम नहीं करेगा, ठीक तरीके से काम नहीं करेगा। दूसरी बात, इस पोटेशियम की कमी से हाइपोकैलेमिया हो जाता है, यानी ऐसा भी कह सकते हैं कि हृदय की धड़कन कम ज्यादा हो जाती है ना, नियंत्रण नहीं होता। स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की धड़कन 72 बार प्रति मिनट होती है, उसमें दिक्कत हो जाती है, हाइपोकैलेमिया। अगली बात करते हैं, अगला तत्व आता है लोहा। लोहा हमारे शरीर में सबसे जरूरी है और लोहा हमारे रक्त के अंदर पाया जाता है। एकमात्र ऐसी धातु जो लोहे रक्त के अंदर पाए जाने वाली लोहा, इसके अंदर फेरस पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये रक्त निर्माण में सहायक है। हीमोग्लोबिन का निर्माण क्या, हीमोग्लोबिन के निर्माण के अंदर सबसे जरूरी तत्व कौन सा जाता है, जो कि कौन सा हो जाएगा, लोहा। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हीम प्लस ग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन, हीम नाम का रंजक यानी लोहा, फेरस प्लस 2 और ग्लोबिन नाम की क्या है, प्रोटीन। ग्लोबिन नाम की क्या होती है, प्रोटीन। कमी से देखो रोग, कमी से रोग एक तो होता है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा जितना रक्त होता है, जैसे मान लेते हैं हम लेते हैं 100 ml रक्त है, 100 ml के अंदर लगभग 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। कई जगह मिल जाएगा आपको 12 से लेकर 16 ग्राम का बीच में। अगली बात करते हैं किसके, पोटेशियम की। तो पोटेशियम हमारे शरीर में सबसे जरूरी है, यह हमारे शरीर में प्राशरण दाब पे नियंत्रण करता है। अगली बात, कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, देखो मस्तिष्क का रोग, मस्तिष्क का संतुलन खराब हो जाएगा, जिसको हम मेंटल कहेंगे, मानसिक रोगी कहेंगे। हृदय भी सही ढंग से काम नहीं करेगा, ठीक है ना। और अगला रोग आता है हाइपोकैलेमिया। अगर हृदय की धड़कन कम ज़्यादा हो जाती है, यानी कि हृदय की धड़कन का बढ़ना कम होना, ठीक है ना, वो हाइपोकैलेमिया में आ जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है, उसके हृदय की धड़कन 72 बार प्रति मिनट होती है। ठीक है, अगली बात, लोहा लेते हैं तत्व है। लोहे के अंदर ये रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य करता है। किसका काम करता है, रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य करता है। इसका मतलब जो हमारे शरीर में पाए जाने वाला रक्त है, RBC, लाल रक्त कणिकाएं, वो लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है। हीम नाम का तो रंजक और ग्लोबिन नाम की प्रोटीन। अब हीम नाम का रंजक का मतलब होता है लोहा, फेरस, ये फेरस होता है +2 और ग्लोबिन नाम की क्या है, प्रोटीन। और हीमोग्लोबिन का शरीर में काम क्या होता है, ऑक्सीजन को ले जाना अंगों तक और CO2 को वापस लाना। तो आप ऐसा कह सकते हैं ऑक्सीजन और CO2 का सेवन करना या परिवहन करना किसका काम होता है, हीमोग्लोबिन का काम होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 100 ml रक्त में 15 ग्राम क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि 12 से लेकर 16 ग्राम प्रति 100 ml में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और रक्तदान के समय आपके शरीर में 12.5 ग्राम प्रति 100 ml के अंदर क्या होनी चाहिए, हीमोग्लोबिन की मात्रा, वो व्यक्ति दान कर सकता है। और जिस व्यक्ति के शरीर में अगर 7 से 8 ग्राम प्रति 100 ml
हीमोग्लोबिन की मात्रा आ जाती है, उस व्यक्ति को एनीमिया हो जाता है। और जिस व्यक्ति के अंदर 4 से 5 ग्राम प्रति 100 ml के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा आ जाती है, उसको घातक एनीमिया कहते हैं, जिसको पर्सिनियम एनीमियम बोला जाता है। अगली बात, कमी से देखो रोग कौन से होते हैं? सबसे मुख्य रोग होता है एनीमिया। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग हो जाता है। यह पाया किस में जाता है? एनीमिया का मतलब क्या होता है? शरीर में रक्त की कमी, शरीर में रक्त की कमी बोला जाता है। अगली बात, किन किन चीज़ों से हमें यह चीज़ मिलेगी? तो हरी सब्जियां, जितनी भी हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां होती है, उन सब के अंदर क्या मिलता है? आपके लोहा मिलता है। लोहे से युक्त कई ऐसे पदार्थ है जो हम भोजन के बाद इनसे खाते हैं। अगली बात करते हैं सोडियम की। ठीक है दोस्तों, अगली बात चलती है अपने सोडियम की ओर। देखो सोडियम में क्या है? सबसे पहले अपना जो नमक होता है, नमक खाने वाला NaCl साधारण नमक, उसमें मूल रूप से क्या पाया जाता है? सोडियम और क्लोराइड होता है। तो देखो सोडियम होता है, यह हमारे शरीर के अंदर जितना भी जल होता है उस पर कंट्रोल करता है। जल पर नियंत्रण का काम, मुख्य काम किसका होता है? सोडियम का होता है। अगली बात की ओर जाते हैं तो देखो इसकी कमी से, अगर सोडियम की कमी हो जाएगी तो शरीर में किसकी कमी आएगी? जल की कमी होगी। और अगर शरीर में जल की कमी होती है उसको डिहाइड्रेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? डिहाइड्रेशन बोला जाता है। शरीर में जल की कमी, डिहाइड्रेशन। सोडियम में नमक क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में। इसका मतलब सोडियम का अच्छा स्रोत क्या है? नमक है। और नमक के अंदर आपको पता है क्या पाया जाता है? सोडियम, क्योंकि सोडियम बना किसका होता है? सोडियम NaCl, नमक। अगली बात, कमी से देखो कौन सा रोग होता है? इसमें मुख्य रोग होता है हाइपोनेट्रीमिया। दूसरा होता है डिहाइड्रेशन। शरीर में पानी की कमी क्या कहलाती है? डिहाइड्रेशन। और पानी के अंदर सोडियम नहीं पाया जाएगा। पानी, समुद्री जल के अंदर आयोडीन पाया जाता है। आयोडीन से किसका निर्माण होता है? जो किसके रूप में पाया जाएगा? नमक में। आगे बात आते हैं। देखो तांबा के बारे में, ये हीमोसाइनिन का घटक है। हीमोसाइनिन होता क्या है? मनुष्य में पाए जाने वाला एक रक्त का घटक है ये। ठीक है, हीमोसाइनिन। आपको पता है कि ये जो कॉकरोच होता है उनका खून होता है वह सफ़ेद होता है। सफ़ेद किसके कारण होता है? हीमोसाइनिन की वजह से होता है। अगली बात, ये रक्त के निर्माण में सहयोग है। तांबा भी रक्त के निर्माण में सहयोग करता है। और हमारे शरीर में जो एंजाइम होते हैं, जो बहिस्रावी ग्रंथियों में स्रावित होते हैं एंजाइम, उनका निर्माण में भी भाग लेते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में तांबे की कमी से देखो कौन सा रोग होता है? ये शरीर का बैलेंस खराब हो जाता है, शरीर का संतुलन खराब हो जाता है। तो हमने देखो सोडियम पढ़ लिया, तांबा पढ़ लिया। अगला पढ़ते हैं आयोडीन। आयोडीन की ओर देखो, आयोडीन के अंदर अगला नंबर आता है आयोडीन। आयोडीन आयोडीन किस में होता है? ये मूल रूप से पाया जाता है जो गले के अंदर, मनुष्य के गले के अंदर थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि, उस थायराइड ग्रंथि के अंदर जो हार्मोन स्रावित होता है, उस हार्मोन का नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन। उस थायरोक्सिन हार्मोन के अंदर 65% मात्रा, 65% इसका जो एरिया होता है, 65% मात्रा क्या होती है? आयोडीन की होती है। और हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। इस घेंगा रोग के अलग अलग नाम है। इसका दूसरा नाम है गलगंड रोग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गोइटर रोग। तो हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? घेंगा रोग मूल रूप से मुख्य है। इसके अलावा इसके स्रोत क्या है? हमें किन किन चीज़ों से आयोडीन मिलेगा? तो आयोडीन के देखो स्रोत, इसमें सबसे बेस्ट स्रोत होता है समुद्री नमक। क्या होता है? समुद्री नमक। समुद्री नमक के अंदर प्रचुर मात्रा के अंदर क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। इसके अलावा जल के अंदर भी आयोडीन होता है। तो आयोडीन की बात कर लेते हैं। आयोडीन देखो, आयोडीन कहाँ पाया जाता है? तो अपने गले के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है थायराइड ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि होती है। उस थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन होता है। थायरोक्सिन हार्मोन में 65% आयोडीन ही होता है। इसकी कमी से शरीर में घेंगा रोग, गलगंड रोग या गोइटर रोग हो जाता है। ये किन में मिलेगा? समुद्री जल या जलों में मिलता है, समुद्री नमक या जल में मिलता है। फिर अगली बात की ओर बढ़ते हैं। अगला आता है अपना आयोडीन, हमने पढ़ लिया। इससे अगला आएगा क्लोरीन।
क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। देखो क्लोरीन हमें किन किन चीज़ों से मिलेगा, या क्लोरीन का मुख्य कार्य है, सबसे पहले कर देते हैं मुख्य कार्य। मुख्य कार्य देखो, हमारे शरीर में पाए जाने वाला जो अम्ल, सार, ठीक है ना, अम्ल, सार और जल पर नियंत्रण कौन करता है? क्लोरीन करता है, ठीक है ना। ये भी हमारे शरीर में जरूरी है। अगली बात, इसका मुख्य स्रोत क्या है? तो अभी जो नमक, साधारण नमक है, वो किसका बना होता है? NaCl का। इसका मतलब इसमें सोडियम भी होता है और क्लोराइड भी होता है। तो इसका जो स्रोत क्या हो जाएगा? नमक। और नमक आपको पता ही है किससे मिल निकलेगा या कहाँ से बनेगा? जल और समुद्र से, समुद्री जल से। अब लास्ट बच जाता है कोबाल्ट। तो कोबाल्ट की भी चर्चा कर लेते हैं। कोबाल्ट हमारे शरीर में भी जरूरी चीज़ है, ये कोबाल्ट। अगला आता है कोबाल्ट। कोबाल्ट देखो, कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। कोबाल्ट मूल रूप से किस में पाया जाता है? विटामिन B12 के अंदर। विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट 60 पाया जाता है। कोबाल्ट 60 पाया जाता है, जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग किस में किया जाता है? कैंसर का। इसलिए इसको कैंसर रोधी भी बोला जाता है, कैंसर रोधी भी बोला जाता है। इसके अलावा ये हमारे शरीर में रक्त का निर्माण में भी सहयोगी है, रक्त के निर्माण में भी सहयोगी है, में भी सहयोगी है। अब कोबाल्ट की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाएगा? कमी से उत्पन्न रोग। तो कोबाल्ट की कमी से शरीर में देखो कौन सा रोग होता है? जो मुख्य रोग होता है वो होता है एनीमिया। शरीर में रक्त की कमी क्या कहलाती है? एनीमिया कहलाती है। ठीक है दोस्तों, हमने आज के चैप्टर में पढ़ा था, सबसे पहले कैल्शियम पढ़ा, फिर फास्फोरस पढ़ा, फिर पोटेशियम पढ़ा, सोडियम पढ़ा, उसके बाद में हमने आयोडीन पढ़ा, क्लोरीन पढ़ा, कोबाल्ट पढ़ा। जो प्रमुख जो मिनरल्स होते हैं उनके बारे में चर्चा कर ली। हमारा संतुलित आहार वाला या संतुलित भोजन वाला चैप्टर पूरा हुआ। आने वाली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय श्री राम,